बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, इससे पहले हमने खेप्स की जो प्रैक्टिस बुक है उससे 20 MCQs कर चुके थे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जो अकॉर्डिंग टू PMC सिलेबस ऑफ नेशनल MDCAT 2021 है। तो 20 MCQs हम कर चुके थे। अगर आपको आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप पिछले वीडियो को ना देखें, लेकिन अगर आपको नहीं आते तो आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, तो आप यूट्यूब हमारे चैनल को जाके वहाँ पर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की पार्ट 1 आप देख सकते हैं। ये सारे MCQs उसमें मौजूद है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पिछले 20 MCQs। एक पेज ये है और दूसरा पेज ये है। अगर आपको आते हैं ये MCQs तो आप पिछली वीडियो ना देखें, लेकिन अगर आपको नहीं आते तो आप पिछली वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो आप जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट, इसके लिए आप शॉर्टकट ये याद रखो, पाई इसके लिए शॉर्टकट है। पी का मतलब प्लेटिनम, आई का मतलब आयरन। तो इन दोनों की जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो सेम है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हेन अ वायर स्ट्रेच डबल ऑफ इट्स लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। स्टूडेंट, इसके लिए शॉर्टकट ये याद रखो कि जब स्ट्रेच होगा तो n² r होगा। n² का मतलब डबल है, ट्रिपल है। तो अब अगर डबल है तो इसकी जगह 2 पुट करो, ट्रिपल है तो 3 पुट करो। तो इस तरह 2 का स्क्वायर 4r। ओके, तो इसका जो आंसर आता है वो है 4r। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें है ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है वायर ऑफ रेजिस्टेंस कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन एट्स रेजिस्टेंस बिकम r डिवाइड बाई 2। व्हाट हैपन टू रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब लेंथ हो वेट हो वायर, इस पे डिपेंड नहीं करता। जबकि डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर पे। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेम ही होगा, क्योंकि ये लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कह रहा है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर स्ट्रेच्ड 4 टाइम इट्स लेंथ यूनिफॉर्मली इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो स्टूडेंट, इसका भी मैं शॉर्टकट बता चुका हूँ कि n² r इसके लिए शॉर्टकट है। n² का मतलब n क्या है, 4 टाइम्स है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 16r ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1 ओहम विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल। रेजिस्टेंस का जो लेंथ के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट है। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला भी है कि आर जो है वो बराबर है रो लेंथ पर एरिया। एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लेंथ के साथ डायरेक्ट है। तो हमने क्या किया है, इसमें लेंथ को डबल किया हुआ है, तो लेंथ को डबल करने के साथ रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। ओके, तो इसके लिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ही है। ओके, 2 ओहम। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन कॉपर एंड when CN and G are cooled to -150 degree, then resistance of copper and that of G will be। स्टूडेंट, आपको पता है कि कॉपर जो है वो कंडक्टर है, जबकि ये सेमी कंडक्टर है। G इज़ द सेमी कंडक्टर। तो कॉपर का जो अल्फ़ा है वो क्या है, वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव अल्फ़ा का मतलब ये होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। पॉजिटिव अल्फ़ा का मतलब ये है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। जबकि नेगेटिव अल्फ़ा का मतलब ये है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, उनके लिए जो अल्फ़ा है वो नेगेटिव ही है हमेशा के लिए, जबकि कंडक्टर के लिए अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है। तो इसमें देखिए कॉपर कंडक्टर है, जबकि दूसरा सेमी कंडक्टर है। तो कॉपर की सी की
टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख ले टेम्परेचर को क्या किया हुआ है -150 तक, मतलब डिक्रीज़ किया हुआ है। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से कॉपर की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी और इस तरह जीई की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जी हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर ही है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Cu increases and Cu decreases and Ge increases। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 इसमें कह रहा है कि 2 कॉपर वायर एक्स है एंड वाई है, उसका वॉल्यूम जो है वो सेम है। वायर वाई जो है इज़ 4 टाइम इज लॉन्ग एज वायर एक्स, 4 टाइम लॉन्ग है, मतलब इसको भी स्ट्रेच किया हुआ है, लेंथ इंक्रीज़ हुआ है, एरिया जो है उसकी डिक्रीज़ हुई है। एरिया डिक्रीज़, लेंथ इंक्रीज़। तो इसके लिए भी हमारे पास वही फार्मूला है n²r, क्योंकि स्ट्रेच किया हुआ है और लेंथ किसके बराबर है, 4l है। तो सिंपल n², 4 का स्क्वायर 16r। क्वेश्चन नंबर 28 है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो एम एफ। स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास एक फार्मूला है एम एफ और पोटेंशियल डिफरेंस का, कि एम एफ इज़ इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो इसमें इस तरह क्या हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़ीरो लिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हम ज़ीरो ले लें तो इक्वेशन जो है वो इस तरह बन सकता है कि ईएमएफ जो है विल बी इक्वल टू वी प्लस आई और इस तरह ज़ीरो। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग दैट्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सारा पोर्शन जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा, तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस की ही बराबर होगा इस केस में। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 इसमें कह रहा है कि एन 8 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1.6 एम्पियर एंड अ 30 रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ सेम बैटरी एफ 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय 6 ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम इट्स दिस बैटरी। स्टूडेंट इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत लेंथी है, तो इसके सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है, मैं सिर्फ वही आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद उसे समझा करें। तो चलो मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 इसमें कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। इंटरनल रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ एन इलेक्ट्रिक करंट सोर्स इज एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी। A new flashlight cell of EMF 1.5 volt gives a current of 15 ampere, okay, when connected directly to an emitter of resistance 0.04 ohm. The internal resistance of a cell, पहले जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ था वही आप यूज़ कर सकते हैं कि EMF जो है वो बराबर है V प्लस आई आर, या आप ये फार्मूला इस तरह भी ले सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF माइनस आई आर के बराबर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बराबर है आई आर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल EMF माइनस आई आर। तो बस सॉरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैं गलत लिख रहा हूँ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर है। ओके, तो स्टूडेंट बस ये फार्मूला आप याद करें। आई की वैल्यू मौजूद है, क्या है, 15 एम्पियर है। आर की वैल्यू 0.04 है। EMF की वैल्यू 1.5 है और इस तरह माइनस 15 आर हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू तो 15 है और इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। तो हम इस तरह करेंगे कि 15 मल्टीप्लाई बाय 0.04 करेंगे तो इसका जो नेट आंसर था वो 0.6 ही आता है, इज इक्वल टू 1.5 माइनस 15 क्या 15 आर। ओके, तो 0.6 डिवाइड बाई 1.5 करो, सॉरी 0.6 माइनस 1.5 करो, ज़ीरो 0.6 माइनस 1.5 दैट्स विल बी इक्वल टू 15 आर। तो इस 15 को इधर डिवाइड करो,
क्योंकि वो आर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो आर की वैल्यू फिर हमारे पास जो बचती है वो हमारे पास 0.06 ओहम की ही बराबर होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ही है। 0.6 माइनस 1.5, बाकी मल्टीप्लिकेशन आप खुद करो, इतनी मुश्किल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर 0.06 ही आता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 34 इसमें कह रहा है कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन शॉर्ट सर्किट इज स्टूडेंट वी इज इक्वल टू आई आर के बराबर है। आपको पता है शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो वी विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई 0। सो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर ही होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें कह रहा है कि by a cell a current of 0.9 ampere flow through 2 ohm resistor and 0.3 ampere through 7 ohm resistor. The internal resistance of the cell is student। इसके लिए फिर वही फार्मूले यूज़ करेंगे हम। ओके जी, हम इस तरह करेंगे कि V जो है या EMF जो है वो बराबर है V प्लस आई आर। EMF1 इसके बराबर है, EMF2 विल बी इक्वल टू V प्लस आई आर। दोनों के लिए ही फार्मूला होगा। तो हम इस तरह करेंगे कि इसकी जो V1 V2 वगैरह। ओके, तो बस सिंपल है, आप इस तरह करो कि V1 प्लस आई आर वन विल बी इक्वल टू V2 प्लस आई आर टू करो। इस तरह करो आप। इस तरह भी स्टूडेंट में हम फिर से गलत लिख रहा हूँ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ये स्मॉल आर होगा। ओके, तो इस वी की जगह हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई आर प्लस आई आर दैट विल बी इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। मतलब I1 जो है R1 है, और इस तरह I1 R1 और इस तरह R1 ये भी है। तो हम यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यू मौजूद है। तो पहला जो है 0.9 एम्पियर है। तो I की जगह हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह करेंगे कि इस I जो है I ये दोनों के लिए सेम है। तो इट मीन्स दैट R1 और स्मॉल R1 इसको एक दूसरे के साथ प्लस करेंगे और आई को इससे कॉमन लेंगे। तो हमारे पास जो नेट इक्वेशन बनता है, बस इस इक्वेशन को आप याद करो, बस इससे ही आपका आंसर निकल आता है कि आई R1 प्लस R1 दैट्स विल बी इक्वल टू आई R2 प्लस स्मॉल R2। बस ये हमारा ऐसा फार्मूला बन गया कि हम इससे आंसर निकाल सकेंगे। तो I1 जो है 0.9 है, 0.9, और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 2 ओहम प्लस R1। ओके, दैट्स विल बी इक्वल टू I2 जो है वो बराबर है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा, I2 जो है 0.3 एम्पियर है और 7 ओहम। ओके, मैं फिर से यहाँ पर लिखूँगा I1 सॉरी I1 क्या है 0.9 है, R1 2 है प्लस R, और इस तरह I2 क्या है 3 एम्पियर है, 0.3 है। ओके, 0.3 है, और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 7 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो हम इस तरह करेंगे कि 0.9 डिवाइड बाई 0.3 करेंगे, 0.3 करेंगे, और इस तरह 0.32 प्लस R
दैट्स विल बी इक्वल टू 7 प्लस R। उम्मीद रखता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो इससे जो आंसर आता है वो आता है 3। तो 3 2 प्लस R और इस तरह 7 प्लस R। 3 2 ज़ा क्या आता है 6 ही आता है। 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R हो जाता है। और इस तरह 7 प्लस R। तो हम इस तरह करेंगे कि 3R विल बी इक्वल टू 7 माइनस इस 6 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाता है। -7 माइनस 6 प्लस R। तो इसका आंसर इस तरह होता है कि 3R विल बी इक्वल टू 1 प्लस R। हमें मालूम करनी है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो R को इस तरफ ले जाते हैं तो इस तरह करेंगे कि 3R माइनस R विल बी इक्वल टू 1। 3R माइनस 1 R से क्या आता है 2R। सो 2R विल बी इक्वल टू 1। और हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो R की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R को एक जगह पर अकेले ही रहने देंगे। तो R विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। और 1 डिवाइड बाई 2 है बराबर है 1 डिवाइड बाई 2 बराबर है 0.5 की। तो स्टूडेंट उम्मीद रखता हूँ आपको समझ आ रहा हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो बनता है वो ऑप्शन ए बनता है 0.5। क्वेश्चन नंबर 36 है द EMF ऑफ अ सेल इन द फॉलोइंग सर्किट एज 9.0 वोल्ट। द रीड ऑन द राइट रेजिस्टेंस वोल्टमीटर 7.5 है। पोटेंशियल व्हाट इज करंट। तो आपको पता है कि V इज इक्वल टू IR। ओके सिंपल है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। I को मालूम करना है, वोल्टेज ये है 7.5 है क्योंकि हमें जो करंट निकालनी है वो इसी वोल्टेज और रेजिस्टेंस से निकालनी है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है 15 है। तो इससे जो आंसर आता है 1 डिवाइड बाई 2 ही आता है। और 1 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 0.5। सो यहाँ 0.5 ऑप्शन होगा शायद। बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 37 है द करंट द इलेक्ट्रिक बल्ब डिक्रीज बाई 0.5% देन द पावर इन द बल्ब डिक्रीज बाई अप्रोक्सीमेटली। पावर का जो रिलेशन है वो है पावर इज इक्वल टू I²R। ओके I²R है, लेकिन शायद आपने मेजरमेंट के एक चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो I की वैल्यू क्या है 0.5 है। यहाँ पर क्वेश्चन में मौजूद है 0.5 स्क्वायर है। इस 2 को हम 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट्स विल बी इक्वल टू 1। सो ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन 1%। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें कह रहा है कि 1 हाउस पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 39 है फार एंड 2 आर रिस्पेक्टिवली द फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट बल्ब एंड 100 वाट बल्ब डिज़ाइन टू ऑपरेट द सेम वोल्टेज। देन रेजिस्टेंस और वाट का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है कि पावर इज इक्वल टू V² डिवाइड बाई R। तो पावर 1 जो है इन्वर्सली रिलेटेड विद R। तो इट मीन पावर 1 विल बी इक्वल टू R2। तो सिंपल है, जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज़्यादा। तो इट मीन्स दैट इसकी पावर कम है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो R2 is 2 times than R1। ओके ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है टू इलेक्ट्रिक बल्ब one of 200 volt 40 watt and the other 200 volt 100 watt are connected in house wiring circuit। स्टूडेंट यहाँ पर हमसे रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रही है। तो हमारे पास एक फार्मूला है कि पावर इज इक्वल टू V² डिवाइड बाई R। ओके सॉरी हमारे वो भी करेक्ट फार्मूला है, लेकिन हम इस तरह पावर इज इक्वल टू VI। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करंट निकालने है क्योंकि पावर की वैल्यू भी मौजूद है और वोल्टेज की वैल्यू भी मौजूद है। तो पावर की वैल्यू क्या है, पहले में 40 है 40 है डिवाइड बाई वोल्टेज की वैल्यू क्या है 200 है। तो हम इसको कट करेंगे तो 1 और 5 आता है। I1 जो है वो 1 और 5
ओके। I2 को निकालेंगे, I2 को निकालने के बाद पावर डिवाइड बाय वोल्ट, तो 100 डिवाइड बाय 200 दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि I2 जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत किसकी, I2 इज़ ग्रेटर देन I1। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन को देखोगे, ऑप्शन में हमसे करंट के बारे में, करंट का जिक्र नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस के बारे में जिक्र है। तो जिसका करंट ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, तो I2 ज़्यादा है I1 से। इट मीन्स दैट रेजिस्टेंस 1 ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस 2 से। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द फिलामेंट एंड 40 वाट बल्ब, इट मीन दैट ये I1 के बारे में, I1 की साथ रिलेटेड है ये, क्योंकि 40 डिवाइड बाय 200 दैट्स विल बी इक्वल टू, हमने I1 कंसिडर किया हुआ था। तो 40 वाट बल्ब इज़ मोर देन रेजिस्टेंस, किधर गया क्वेश्चन, इज़ मोर देन रेजिस्टेंस एंड 100 वाट बल्ब। ओके, तो जो 40 वाट था उसमें करंट की जो वैल्यू थी वो कम थी एस से, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू एस में ज़्यादा होगी, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारे हर नई वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट, इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।